हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारे वीडियो का टॉपिक रहेगा सिनुसॉइडल प्रोजेक्शन। यह एक रूट प्रक्षेप होती है जिसमें हम यह कल्पना करते हैं कि प्रकाश का हम इसमें कोई प्रयोग नहीं करेंगे। इससे पहले कुछ प्रक्षेप थी जो हमने सिलेंड्रिकल बनाई थी, कोनिकल प्रोजेक्शन बनाई थी। उनमें हमने यह कल्पना की थी कि कुछ प्रकाश का प्रयोग किया जाएगा, उसकी छाया जो बनेगी कागज के ऊपर, उसकी छाया से बनने वाले अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो जाल, उसके आधार पर हमने उन प्रक्षेपों की रचना की थी। इस प्रक्षेप में हम प्रकाश की कल्पना ही नहीं करते। इस प्रक्षेप में अक्षांश और देशांतर रेखाएं दोनों ही जो होती हैं उन्हें हम कुछ मैथमेटिकल गणनाएं करके और उसके आधार पर तैयार करते हैं। इस प्रक्षेप में देशांतर रेखाओं को दर्शाने के लिए हम लोग जो है साइन कर्व्स का प्रयोग करते हैं, जॉय वक्र जिसे हम हिंदी में कहते हैं, और इसी आधार पर इसका नामकरण भी किया गया है इस साइन के बेस के ऊपर, सिनुसॉइडल प्रोजेक्शन। इस प्रोजेक्शन की जो रचना है वो दो व्यक्तियों ने मिलकर के की थी। एक थे निकोलस सेंसन और दूसरे व्यक्ति थे जॉन फ्लैमस्टिट्स। इस प्रक्षेप को इन दोनों के नाम को जोड़ करके इनसे सेंसन लिया गया है और जॉन फ्लैमस्टिट से फ्लैमस्टिट लिया गया। तो इस प्रक्षेप को सेंसन फ्लैमस्टिट प्रोजेक्शन भी या प्रक्षेप भी कहा जाता है। सबसे पहले हम वह क्वेश्चन देख लेते हैं जिसके लिए हमें यह प्रोजेक्शन तैयार करनी है। ड्रॉ ए सिनुसॉइडल प्रोजेक्शन when the RF is 1 into 200 million and the latitudinal and longitudinal interval is 30 degree। एक सिनुसॉइडल प्रोजेक्शन की रचना कीजिए जिसका प्रदर्शक भिन्न एक अनुपात में 200 मिलियन है तथा जिस पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का अंतराल 30 डिग्री है। इससे पहले वाली प्रक्षेप में हमने यह 15 और 30 डिग्री किया था। आप चाहें तो इस प्रक्षेप को भी 15 और 30 पर तैयार कर सकते हैं, लेकिन इस समय हमने जो एग्जाम्पल के लिए लिया है वह दोनों का अंतराल जो है लेटीट्यूड का भी और लॉन्गिट्यूड का भी वो है 30 डिग्री लिया है। सबसे पहले हम एक ग्लोब की कल्पना करते हैं और उस ग्लोब का हमें रेडियस निकालना होता है। तो रेडियस निकालने के लिए हम स्मॉल आर का इस्तेमाल करते हैं और उसका फॉर्मूला रहता है आर एफ यानी प्रदर्शक भिन्न गुना में एक्चुअल रेडियस ऑफ द अर्थ। आर निकालने के लिए ये हमने आर एफ को लिख दिया 1 में 200 मिलियन गुना में 640 मिलियन, जो कि हमारा पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास होता है सेंटीमीटर में, उसे हम यहाँ लिख लेते हैं। तो हमारे ग्लोब का जो अर्धव्यास है वो आया है 3.2 सेंटीमीटर। अब हमारा जो लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल इंटरवल है वह 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री के लिए हमें कितनी प्रकार खोलनी पड़ेगी उसको भी हम अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 30 डिग्री को कैलकुलेट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे 2 पाई आर का फॉर्मूला। तो वह होता है 2 गुना में 22/7 गुना में आर जो है हमारा वह है 3.2 सेंटीमीटर गुना में 30/360। ये 30/360 हमने इसलिए किया है क्योंकि हम अगर पूरी भूमध्य रेखा की लंबाई इतना लेते तो वो 360 डिग्री के बराबर होता है, लेकिन हमें उसमें से 30 डिग्री के बराबर की गैप निकालनी है। तो वो 30 डिग्री 30 डिवाइडेड बाई 360 कर देते हैं, तो ये उत्तर आएगा आपका 1.676 सेंटीमीटर। ये हम आगे गणना में इस्तेमाल करेंगे, इसलिए मैंने यहीं पर अभी आपको कैलकुलेट करते वक्त आपको रिमाइंड करा दिया है कि आपने इस वैल्यू को याद रखना है। सबसे पहले हम 3.2 सेंटीमीटर के प्रकार खोल करके एक सर्कल लगाएंगे जो कि ग्लोब को दर्शाएगा। इसमें हम ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ की लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसके बाद हम इसके ऊपर अब दो ही कोण बनाएंगे। पहले हम आमतौर पे 15, 30, 45 बनाते रहे हैं, लेकिन इस प्रक्षेप में हमने चूंकि अंतराल दोनों का बराबर रखा है अक्षांश और देशांतर रेखाओं का, तो हम इसलिए 30-30 डिग्री के दो ही कोण बनाएंगे, एक 30 डिग्री का और एक 60 डिग्री का। ये 30 डिग्री का कोण हो गया और ये हमारा 60 डिग्री का कोण हो गया। अब हमने एक इसके ऊपर चाप लगानी है जो कि 30 डिग्री के कोण के बराबर होगी, और 30 डिग्री का जो हमारा अंतराल है वह है 1.676। तो हम 1.676 सेंटीमीटर जितनी प्रकार खोलेंगे और यहाँ पर एक चाप इस प्रकार से लगा देंगे। ये चाप लगाने के बाद फिर आप इसमें क्या करेंगे, आप इसके ऊपर दो टेंजेंट करेंगे ड्रॉ, जो हमने पॉलीगोनिक प्रोजेक्शन में भी पिछली बार आपको ध्यान होगा की थी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक चाप गिराएंगे और एक चाप यहाँ जो बिल्कुल भूमध्य रेखा के पैरेलल होगी। एक ये हो गई, ये 30 डिग्री की है और ये 60 डिग्री की है। ये हम आगे जब अभी प्रक्षेप बनाएंगे तो उस समय इसका इस्तेमाल करेंगे। ये नॉर्थ साउथ हो गया, ईस्ट वेस्ट हो गया और ये हमारा केंद्र हो गया। अब हम एक सरल रेखा लेंगे यहाँ पर इस प्रकार से, लगभग 20-21 सेंटीमीटर के आसपास आप इसको ले लें। लगभग कुछ हिस्सा थोड़ा फालतू रहेगा तो बाद में हम उसको मिटा सकते हैं। इसको काटते हुए इसके मध्य से एक 90 डिग्री पर लाइन आर पार ड्रॉ करेंगे, जिसमें से कुछ भाग उसका ऊपर की तरफ रहेगा, कुछ भाग उसका नीचे की तरफ रहेगा।
तो ये इस प्रकार से आप एक दो स्ट्रेट लाइन के थ्रू, ये हमारी मध्य देशांतर रेखा को बताता है और ये हमारी भूमध्य रेखा को बताता है। अब इसके बाद हमें अक्षांश रेखाओं का यहाँ पर निशान लगाने हैं। अक्षांश रेखाएं जो है हमारी वो 30-30 डिग्री के अंतराल पर है, और 30 डिग्री का मैंने आपको अंतर बताया था प्रकार पर, वो था 1.676। तो आप उतने सेंटीमीटर की प्रकार खोलेंगे 1.676 जितनी, और यहाँ से रखते हुए एक निशान लगाएंगे यहाँ पर। ये आपका 30 डिग्री का निशान है। फिर उसके बाद आप 60 डिग्री का, यानी कि यहाँ से फिर 1.676 जितनी का गैप लिया और यहाँ निशान लगा दिया, ये 60 डिग्री का है। और फिर एक तीसरा निशान जो है वो ध्रुव का रहेगा, यह भी 1.676 सेंटीमीटर का रहेगा। यानी कि आपने जो प्रकार खोली थी 1.676 की, वही निशान जो है 1, 2, 3, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ऐसे ही साउथ में भी आप लगाएंगे 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। प्रकार उतनी ही खुली रखनी है अभी आपको, ये हो गया। इसके बाद अब आपने जो है अक्षांश रेखाओं के ये निशान तो मिल गए हमें, लेकिन अब हमें अक्षांश रेखाएं ड्रॉ करनी है। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, जो मैंने अभी बताया था कि आप यहाँ से भी एक निशान यहाँ पर और एक निशान यहाँ पर लगा लें। वो तीनों निशान जहाँ पर मिल जाएंगे तो वो आपकी लाइन बिल्कुल इसके पैरेलल ड्रॉ हो जाएगी, जो हमारी भूमध्य रेखा होती है। जैसे अगर आप बिना यहाँ पर निशान लगाए इसको ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन थोड़ी सी कभी इधर को झुक सकती है या थोड़ी सी उधर को झुक सकती है, तो पूरी आपकी प्रक्षेप को खराब कर सकती है। तो वो आप लाइन को पैरेलल लगाते हुए ध्यान इस बात का जरूर रखें। ऐसे ही फिर आपने यहाँ से भी कुछ गैप पर एक निशान यहाँ लगा लेना है, एक निशान यहाँ पर, और फिर इसको आपस में मिलाना है। तो ये आपकी 30 डिग्री अक्षांश को बताती है, ये आपकी 60 डिग्री अक्षांश को बताती है। ऐसे ही साउथ में भी आपको यही करना है। इस प्रकार से जो है आपकी ये सभी अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा 30 डिग्री दक्षिण और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की आपने ड्रॉ कर ली। अब हम देशांतर रेखाओं के लिए निशान लगाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ये जो भूमध्य रेखा है इसके ऊपर हमें कुछ देशांतर रेखाओं के निशान 180 डिग्री पर इधर लगाने हैं, 6 निशान इधर और 6 निशान इस तरफ को। तो वो कितनी प्रकार खोल के लगाने हैं, वही हमने जो अभी 1.676 यानी कि इतने गैप जितनी प्रकार खोलनी है, और 6 निशान हमें इस तरीके से दोनों तरफ लगाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इस तरफ इसी तरीके से हम पूरा लगा लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ये आपके 6 निशान हो गए। ये एक एक देशांतर रेखा को 30 डिग्री 60 डिग्री को बताते रहेंगे। अब इसी प्रकार से फिर हमें यही निशान लगाने हैं 30 डिग्री के ऊपर। अब 30 डिग्री पर जो 6 निशान लगाने हैं वो इतने लगाने हैं। ये 30 डिग्री का हमने कोण बना करके यहाँ एक टेंजेंट डाली थी, उस टेंजेंट के ऊपर आपने जो है इतनी प्रकार खोलनी है, यहाँ से लेकर के और यहाँ जितनी, और यहाँ पर आपने 6 निशान लगाने हैं। ये पहले नीचे की तरफ लगा दिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ऐसे इस तरफ लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसी प्रकार से हम नॉर्थ में भी लगा देंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। फिर ईस्ट में भी 6। ये आपके अब 30-30 डिग्री के दोनों तरफ निशान लग गए। अब आपको लगाने हैं 60 डिग्री के लिए। तो आप यहाँ पर ये 60 डिग्री की इतनी प्रकार खोलेंगे और फिर यहाँ पर निशान लगाएंगे। कई बार ये गैप थोड़ा कम होता है तो आप पूरी प्रकार हो सकता है कई बार ना खोल पाए, तो इसके लिए आप डिवाइडर की मदद ले सकते हैं। डिवाइडर की जो पिन होती है वो पेंसिल की तुलना में थोड़ी ज़्यादा क्लोज हो सकती हैं, तो वो डिवाइडर लेकर के भी आप ये वाले निशान लगाने का काम कर सकते हैं। अगर आपकी प्रकार इतनी कम नहीं खुल पा रही है तो इतनी डिवाइडर या प्रकार खोलते हुए आपने यहाँ 6 निशान लगाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसी तरीके से आपके ईस्ट में 1, 2, 3, 4, 5 और 6। नॉर्थ में भी लगा लेंगे हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आपके ये निशान लगने का काम आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि हमें इनको जो पॉइंट्स है, यहाँ ये 90 डिग्री उत्तर है, ये 90 डिग्री दक्षिण है, ये हमारी केंद्रीय देशांतर रेखा है, ये हमारे निशान जो आए हैं ये बाकी के 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 120 डिग्री 150 डिग्री और 180 डिग्री देशांतर के हैं पश्चिम में, ऐसे ही पूर्व में। अब इनके जो पहले पहले निशान हैं इनके 30-30 के, इनको हमें आपस में एक फ्री हैंड से मिलाना होता है। मैं चूंकि इसमें पावर पॉइंट का प्रयोग कर रहा हूँ तो उसमें इस प्रकार की कारों को मिलाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, तो इसलिए मैं जो है इसके साथ एक थोड़ा सा आपको वीडियो दिखा देता हूँ, आप उसमें देख लीजिए कि इन कारों को हमें कैसे मिलाना है। अब ये देखिए, हमने जो वो बिंदु लिए थे उनको अब हम पेंसिल से मिला करके दिखा रहे हैं। तो इसमें आप देखिए कि अगर आपने निशान बिल्कुल ठीक लगाए हैं तो ये पेंसिल से बहुत ही एक स्मूथ साइन कर्व जो है वो बनती जा रही है, और अगर इसमें से किसी एक लाइन के भी अगर निशान थोड़े से गलत लगे होंगे तो ये लाइन इस प्रकार से कर्व में नहीं मिल पाएंगी।
कर्व लगाते वक्त आपने ध्यान रखना है कि पेंसिल जो है वो बहुत डार्क आपने इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि अगर आपसे कर्व लगाते वक्त कहीं कुछ गलती हो गई, उसे थोड़ा सा मिटाना पड़ा, तो अगर वो डार्क पेंसिल आपने यूज़ की है तो वो हिस्सा फिर आपका जो है काफ़ी डार्क हो जाएगा और उसको मिटाना मुश्किल हो जाता है। तो पहले आप लाइट पेंसिल का ही प्रयोग करके इसके निशान लगाने, फिर उसका पेन वर्क आप बाद में करें। अब ये देखिए, ये हम 120 डिग्री की देशांतर रेखा का कर्व लगा रहे हैं, और इसमें जो है ध्रुव के पास की जब कर्व निकालते हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत पास पास है, आप देखिए रेखाएं। तो अगर आपने थोड़ा सा भी पेंसिल थिक यूज़ की हुई है तो वो गैप दिखाना मुश्किल हो जाएगा, और अगर पेंसिल शार्प है तो उनसे दिखाना थोड़ा सा आसान है। ये देखिए आप ध्रुव के पास कि काफ़ी धीरे और काफ़ी शार्पली इसको आपको मिलाना पड़ता है। और ये अब हमारी लास्ट लाइन 180 डिग्री की इस तरफ ड्रॉ हो जाएगी, तो एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर एक तरफ हमारे ये एंगल ठीक आए हैं तो इसका मतलब काफ़ी चांसेस हैं कि हमारी जो दूसरी तरफ है वो भी काफ़ी ठीक ठाक बन जाएगी। ये हमारा 180 डिग्री देशांतर पूरा हो गया एक साइड में। अब हम दूसरी साइड कर रहे हैं, 30 डिग्री की लाइन है ये। अब 60 डिग्री की। देखिए निशान अगर ठीक लगे हैं तो कितनी आसानी से आप इसको ड्रॉ कर पा रहे हैं, लेकिन अगर मान लीजिए आपके ये निशान थोड़े से भी दाएं बाएं होते तो फिर ये कर्व्स आपके मिलने काफ़ी मुश्किल हो जाती और उसमें विकृति आ जाती। लेकिन अभी तक जो हमारा बन रही है प्रक्षेप, उसके हिसाब से हमारे मार्क्स जो है वो लगभग काफ़ी ठीक दिखाई दे रहे हैं। ये 90 डिग्री की देशांतर रेखा हो गई, ये अब 120 डिग्री की है। इसमें नीचे की तरफ हमने देखिए ये ग्लोब भी बना करके दिखा रखा है उधर। अभी जब दोबारा मैं स्लाइड इधर होगी तो मैं दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, ये हमने यहाँ ग्लोब बना रखा है, उसके ऊपर ये चाप लगा रखी है, ये कौन बना रखे हैं। ये हालांकि 15 डिग्री के बना रखे हैं हमने, लेकिन आप जो प्रक्षेप में हमने यूज़ किया वो 30-30 डिग्री के इस्तेमाल किए। ये अब आपका 180 डिग्री दूसरी साइड का भी ड्रॉ हो जाएगा देशांतर रेखा। तो इसके साथ ही आपकी जो प्रक्षेप है ये लगभग पूरी हो जाएगी। नॉर्थ साउथ हो गया, ये आपका 180 डिग्री ईस्ट और ये 180 डिग्री वेस्ट। बाकी की बात जो है वो ये देखिए, आपको लगभग वो इस प्रकार से, ये बाद में मैंने आपको पेन से करके दिखा दिया है, क्योंकि पेंसिल से हम वो मार्किंग कर चुके थे। उसके बाद हम उसको जब ठीक लगे निशान हमारे पेंसिल से, तब हमने उसको फाइनली पेन वर्क से कर दिया, और इसकी जो हमारी ये सब डिग्रियाँ थी देशांतर रेखाओं की भी और अक्षांश रेखाओं की भी वो लिख दी। नीचे हमारा RF हो गया, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल इंटरवल हो गया, ऊपर हमने इसका हेडिंग लिख दिया। तो बनने के बाद आपकी प्रक्षेप लगभग इस प्रकार की तैयार हो जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। पहली कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें ध्रुव को अगर हम छोड़ दें, ये देखिए ये हमारा ध्रुव है, इसको हम एक बार बिंदु के रूप में, क्योंकि इसको छोड़ दें तो बाकी की जो हमारी अक्षांश रेखाएं हैं, चाहे वो 30 डिग्री 60 डिग्री, या अगर हमने 15 का गैप लिया तो 15 30 45, वो सारी की सारी एक स्ट्रेट लाइन के रूप में होती है, सीधी रेखा के रूप में होती है, और सभी एक दूसरे के समानांतर भी है। ये देखिए, ये इसके समानांतर ये है, इसके समानांतर ये है, इसके समानांतर ये, ऐसे करके ये सारी एक दूसरे के समानांतर होती है। दूसरी विशेषता है कि जो ध्रुव हैं वो एक बिंदु के रूप में होते हैं। जैसे हमने शुरू में कहा था ध्रुव को छोड़कर, तो ध्रुव क्या है, ध्रुव बिंदु के रूप में। ये वास्तव में ग्लोब के ऊपर भी एक ध्रुव के रूप में, बिंदु के रूप में ही होते हैं। तीसरा है कि अक्षांश रेखाओं का मापक हर जगह पर शुद्ध है। अब अक्षांश रेखाएं चूंकि हमने टेंजेंट के बेसिस के ऊपर निशान लगा लगा करके और फिर उनको मिलाया था, तो इसलिए जितनी भी अक्षांश रेखाएं हैं उन सब के ऊपर जो मापक है, स्केल बिल्कुल शुद्ध होता है। तो इसको अक्षांश रेखाओं के ऊपर किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होती। नेक्स्ट है कि केंद्रीय देशांतर को छोड़कर, ये हमारा देखिए केंद्रीय देशांतर है ये वाला, इसको छोड़ करके सभी देशांतर रेखाएं जो है वो ज्याय वक्र के रूप में होती हैं, यानी कि ऐसे वक्र बनी होती है। ये कंसेंट्रिक नहीं है, यानी कि उस तरीके की नहीं है जो सर्कल से पार्ट बनता है, थोड़ी सी ज्याय वक्र अलग होती है उनसे, तो उस प्रकार की ये वक्र बनती है। और ये वक्रता जो है बाहर की तरफ जाने पर, बाहर का मतलब है 60 डिग्री पर थोड़ी ज्यादा होगी, 90 पर और ज्यादा होगी, 120 पर और ज्यादा, 180 तक जाते जाते ही बहुत ज्यादा वक्र हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो इसका ओरिजिनल साइज है वो लगातार बढ़ता चला जाता है। 90 डिग्री के बाद
तो 120, 150 और 180 में देखेंगे कि ये वृद्धि बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो केंद्रीय देशांतर को छोड़ करके बाकी जितनी भी देशांतर रेखाएं हैं उन सबका मापक जो है वो दूर जाने पर बढ़ता चला जाता है। केंद्रीय और देशांतर और जो आपकी दूसरी रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं, वो तो 90 डिग्री पर काटती हैं। ये देखिए, ये केंद्रीय देशांतर है और ये हमारी अक्षांश रेखाएं, ये लगभग 90 डिग्री पर काटती हैं। लेकिन जैसे ही हम दूर जाते हैं, यानी कि तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 देशांतर पे जाते हैं, तो जो सरल अक्षांश रेखा है वो तो अभी भी सरल रेखा के रूप में है, लेकिन जो कोण है वो घटता चला जाएगा। जैसे यहाँ पर कोण 90 डिग्री का था, लेकिन यहाँ पर वो कोण जो है घट गया, थोड़ा सा ये और घट गया। ऐसे लगातार क्रम से ये घटता चला जाता है जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाएंगे। यह प्रक्षेप में जो सबसे बड़ी खूबी है और जिसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए वो है कि यह एक सम क्षेत्रफल प्रक्षेप है। सम क्षेत्रफल का मतलब किसी भी एक हिस्से का, यानी कि मान लीजिए हम ये वाला एक टुकड़ा उठाते हैं इसका, ये एक टुकड़ा अगर हम उठाते हैं तो ग्लोब के ऊपर भी इसका जो क्षेत्रफल है और इस प्रक्षेप पर जो उसका क्षेत्रफल है वो दोनों बिल्कुल एक समान होते हैं। तो कोई भी एक ही उठा सकते हैं, तो मैंने एक एग्जाम्पल के लिए उठाया, आप चाहे ये उठा लें, कोई भी एक हिस्सा जो आप इसका उठाएंगे देशांतर के अक्षांश रेखाओं के साथ साथ वाले से ग्लोब, कोई भी, वो बिल्कुल वैसा ही एरिया रिप्रेजेंट करेगा जैसा कि वास्तव में ग्लोब के ऊपर होता है। अब है कि कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो कुछ ऐसे हमारे महाद्वीप हैं जैसे कि अफ्रीका है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हैं, जिनको कि आप आसानी से इसके ऊपर दिखा सकते हैं और वो दिखाने के लिए बेहतरीन भी माने जाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप दिखाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन अगर आप दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को दिखाते हैं तो हमें जो है दक्षिणी अमेरिका के बीच से जो निकलने वाला देशांतर रेखा है उसको हमें पहले इस प्रक्षेप का केंद्रीय देशांतर बनाना पड़ता है। वरना दक्षिणी अमेरिका को अगर हम जैसी प्रक्षेप बनी हुई है उसी के ऊपर अगर हम दिखाते हैं तो वो काफ़ी हद तक विकृत हो जाएगी। लेकिन अगर आप दक्षिणी अमेरिका के केंद्रीय देशांतर को प्रक्षेप का केंद्रीय देशांतर मान करके और दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप की रचना करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर और बढ़िया तरीके से बन जाएगी, क्योंकि किनारों पर जाने पर इसमें बहुत ज़्यादा विकृति आ जाती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। भूमध्य रेखीय कोई क्षेत्र है उसमें कोई आप जैसे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, कुछ ऐसे देश जो भूमध्य रेखा के आसपास हैं, उन सबको आप दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए, कि जैसे कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में किसी प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना हो, पॉपुलेशन का है या कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जिनका यहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, उनको आप दिखाना चाहें तो उनके लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये एक सम क्षेत्रफल प्रक्षेप है तो डिस्ट्रीब्यूशन दिखाने के लिए इसलिए एक बेहतर प्रक्षेप ये बन जाती है। इस पर हम विश्व का नक्शा बना सकते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने जो इससे पहले जेनिथल प्रोजेक्शन बनाई थी या जो हमने सिंपल कॉनिकल प्रोजेक्शन बनाई थी उनमें हम एक समय में केवल एक ही गोलार्ध को दिखा पा रहे थे, जिसकी वजह से पूरे विश्व का नक्शा उनके ऊपर बनाना थोड़ा सा मुश्किल था। ये एक ऐसी प्रक्षेप है जिसमें कि दोनों जो गोलार्ध हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, एक साथ दिखाए जा सकते हैं। तो इसके ऊपर हम विश्व का नक्शा तैयार कर सकते हैं, लेकिन वो कोई बहुत अच्छा नक्शा इसलिए नहीं बनता क्योंकि किनारों पर जाने पर बाहरी जो देशांतर रेखाएं हैं, यानी कि 90 डिग्री से 180 डिग्री की तरफ जाने वाली, उनमें थोड़ी विकृति आ जाती है। तो अब अगर हम मान लीजिए वर्ल्ड का नक्शा जैसा हमें ग्लोब पे दिखता है वैसा बनाएंगे तो अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, ये देश जो है थोड़े से विकृत दिखाई देंगे। हालांकि यूरोप है, एशिया का काफी बड़ा हिस्सा, और अफ्रीका, वो इसमें ठीक ठाक दिखाई देगा। लेकिन जैसे जैसे हम 90 डिग्री से बाहर की तरफ जाएंगे तो उसमें विकृति आती चली जाएगी। तो इसलिए विश्व का नक्शा बनाया जरूर जा सकता है, लेकिन ये कोई प्रेफरेबल नहीं होती विश्व के नक्शे के लिए। अब है कि इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है। इसकी पहली लिमिटेशन तो यही है कि इसकी जो रचना है वो अन्य प्रक्षेपों की तुलना में थोड़ी सी मुश्किल है। थोड़ी सी मुश्किल, क्योंकि कर्व्स बनाना जो है वो इजी नहीं होता। जब तक कि आप बहुत अच्छी ड्राइंग ना जानते हो तब तक इस प्रक्षेप को बनाना आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस प्रक्षेप पे केंद्रीय देशांतर से हम जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं विकृति उतनी ही बढ़ती जाती है। 90 डिग्री तक तो वो फिर भी कुछ हद तक ठीक होती है, लेकिन 90 से अगर हम 180 डिग्री की तरफ जाते हैं तो वो विकृति काफी ज्यादा हो जाती है। तो उन जगहों को इस प्रक्षेप पर कोई दिखाना हो तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।